नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। दिल्ली के इंदिरा भवन में दोपहर 12 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। वोट चोरी और बिहार चुनाव को लेकर कर सकते हैं बड़ा खुलासा। बिहार चुनाव के दूसरे चरण के लिए महागठबंधन ने कसी कमर। आज ताबड़तोड़ 18 सभाएं करेंगे तेजस्वी यादव। महागठबंधन के हक में करेंगे वोट देने की अपील। दूसरे चरण के प्रचार के लिए बिहार में प्रियंका गांधी बिहार के वाल्मीकि नगर और चनपटिया में करेंगी रैलियां। महागठबंधन के समर्थन में मांगेंगी वोट। अखिलेश यादव का अमित शाह पर हमला। बोले जान लेने की घटना को छुटपुट बताने वालों के लिए नैतिकता का कोई पैमाना नहीं। पत्रकार की जान लेने के मामले को अमित शाह ने बताया था छुटपुट घटना। बिहार में दूसरे चरण के प्रचार में उतरे एनडीए के दिग्गज नेता। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की 2 रैलियां मधुबनी और नटकटियागंज में करेंगे जनता से संवाद। बिहार चुनाव में रोजगार बना सबसे बड़ा मुद्दा। आरजेडी का दावा कि सिर्फ तेजस्वी यादव में है नौकरी और रोजगार देने की हैसियत। तेजस्वी ने किया है हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का वादा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुई रेल दुर्घटना। जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर हुई 11, 20 घायल। आज भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी मुलाकात। वर्ल्ड कप जीतने के बाद पीएम ने दिया है न्योता। जीत का अनुभव शेयर करेंगी महिला खिलाड़ी। आजम खान के खिलाफ शत्रु संपत्ति को जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने का मामला। स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट में चल रही है सुनवाई। आज सबूतों और गवाहों की होगी पेशी। आज से शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे की दगाबाज रहे संवाद यात्रा। किसानों की सुनेंगे समस्याएं। 8 नवंबर तक चलेगी यात्रा। जोहरान ममदानी ने जीता न्यूयॉर्क का मेयर चुनाव। मिले 50% से ज्यादा वोट। 9.48 लाख लोगों ने डाला ममदानी के पक्ष में वोट। अमेरिका के केंटकी राज्य में कार्गो प्लेन हुआ क्रैश। 4 की गई जान, 11 घायल। 8 किलोमीटर के दायरे तक लोगों को घर से नहीं निकलने का है आदेश। इंडोनेशिया में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर 6.2 मापी गई भूकंप की तीव्रता। किसी के नुकसान या हताहत होने की खबर नहीं। नियंत्रण से बाहर हुआ सूडान में चल रहा गृह युद्ध। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस बोले हालत गंभीर, तत्काल युद्ध विराम जरूरी। वर्जीनिया की गवर्नर चुनी गई एबिगेल स्पैनबर्गर। 2026 मध्यावधि चुनाव से पहले ट्रंप के लिए बजी खतरे की घंटी। रिपब्लिकन के कब्जे से डेमोक्रेट ने छीना वर्जीनिया। पैट फूड को नदियों झीलों में फेंकने पर पूरी तरह से लगा बैन। फूड सेफ्टी ऑफिसर्स करेंगे डिस्पोजल की निगरानी। केंद्र सरकार ने दिया है आदेश। बिहार चुनाव का असर। मजदूरों की कमी से ठिठका उद्योग जगत। देश के तमाम राज्यों के कारखाने पड़े सुस्त। मेहली मिस्त्री ने टाटा ट्रस्ट से सुलह के दिए संकेत। नोएल टाटा को भेजे पत्र में जताई विवाद खत्म करने की इच्छा। पहल के बाद टाटा ट्रस्ट में विवाद सुलझने के आसार। स्टील सेक्टर में मजबूत बनेगा भारत। सरकार ने लॉन्च किया पीएलआई स्कीम का तीसरा फेज। करीब 2.6 करोड़ टन स्पेशलिटी स्टील क्षमता बढ़ाना है इसका मकसद। महाराष्ट्र में निकाय चुनावों का ऐलान हो गया है, लेकिन मुंबई, पुणे, ठाणे जैसे बड़े नगर निगमों में चुनाव का ऐलान नहीं किया गया है। बीएमसी को लेकर तो लंबे वक्त से विपक्ष चुनाव कराने की डिमांड कर रहा है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि बीएमसी का चुनाव जनवरी में कराया जा सकता है। लेकिन 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के चुनाव का ऐलान जरूर राज्य चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे ने चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए बताया कि नामांकन जमा करने का काम 10 नवंबर से शुरू होगा। नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख 17 नवंबर है। मतदान 2 दिसंबर को होगा, जबकि मतगणना अगले दिन यानी 3 दिसंबर को होगी।
वाघमारे ने कहा कि मतदान 31 अक्टूबर 2025 तक की वोटर लिस्ट के आधार पर कराया जाएगा। निकाय चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल होगा। इसके लिए राज्य भर के 13,355 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। यानी विपक्ष जिस मतदाता सूची को फर्जी बता रहा है, ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से वोटिंग की डिमांड कर रहा है, उसे चुनाव आयोग ने ठुकरा दिया है। वाघमारे ने कहा है कि इन चुनावों में कुल 86,859 सदस्य और 288 अध्यक्ष चुने जाएंगे। 246 नगर परिषदों में 10 नवनिर्वाचित और 236 पहले ही कार्यकाल समाप्त कर चुके निकाय शामिल हैं। वहीं 42 नगर पंचायतों में 15 नवनिर्वाचित और 27 पुरानी पंचायतें हैं। वाघमारे ने बताया कि अभी 29 नगर निगमों, 32 जिला परिषदों और 336 पंचायत समितियों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं की गई है। इस पर भी जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा। There's a polling list of Haryana. Standard polling list of Haryana. आइए कम हेलो। ये नॉर्मल हरियाणा की पोलिंग लिस्ट है जी। इसमें आपको कुछ अजीब सा लग रहा है? कैन यू सी समथिंग स्ट्रेंज? हाँ, जूम इन थोड़ा सा कीजिए। नहीं यहां से दिख जाएगा आपको। अमरजीत कौर। मल्टीपल नेम्स कहां है? मल्टीपल नेम्स। हाँ। वेरी गुड। हाँ ठीक है। अच्छा थोड़ा आगे जाइए। तरविंदर सिंह 73 ईयर, फोटो है किसी बच्चे का। ठहर जाइए लाइए जी, नीचे जी। लाइए। हाँ क्या देखा? नहीं हाँ ये देखिए। अब इसमें कुछ स्ट्रेंज लग रहा है आपको? विक्रम सिंह, नाम पिता का नाम रण सिंह, मकान 76, आयु 34 विक्रम साल। सिंह ये औरत है आदमी है? वही मैं राहुल जी मैं आपको बता रही, औरत है, महिला है और उम्र भी 34 साल दिखाया जा रहा है। इनकी उम्र देख के लगता है कि कम से कम 65-70 साल की हो। अच्छा ये 9 जगह आ रही है? 9 जगह है। 9 प्लेसेस। अच्छा थोड़ा और दिखाओ। ये क्या है? ये 3 4 5 6 7 8 9 दफे फिर से आई। फिर से आ गई। रणदीप सिंह, ये कभी 80 साल की है? 80 साल की है। रणदीप सिंह, संपूर्ण सिंह, 80 साल उम्र है इनकी। मतलब सेम पिक्चर है लेकिन अलग अलग डेटा है, नाम अलग है, एज नाम अलग है, कभी आदमी है, कभी औरत अलग है, है, कभी एज है, कभी कुछ और है। राइट। और देखिए ये फिर से आती है। मल्टीपल है। मल्टीपल। ये फिर से आई। जगह है इनका। और जाइए ये फिर से आई। फिर से आ गई हैं ये तो। ये फिर से आई। ये एक मिनट, ये गुरमेज सिंह, एक लड़के का नाम, उम्र 93 इयर्स। हाँ। ओपन कर दिया। हाँ। और उस लड़के की उम्र 23। ये हरियाणा की 23। एक्चुअल पोलिंग लिस्ट है। बट इसमें से सबसे इंटरेस्टिंग बात, और दिखाइए थोड़ा। शो मोर। कीप गोइंग। ज्यादातर उसी महिला की सेम वुमन इज कमिंग अगेन एंड अगेन। राइट। 104 साल उम्र। 104 साल की हो गई। 75 साल। नहीं वो मकान है, मकान नंबर है। लेकिन इनकी भी उम्र 75 साल तो नहीं है। हाँ। अरजीत सिंह जिनकी उम्र दिखाई जा रही है। ठीक है। और नीचे जाइए। ये सब 104 में रह रहे हैं। आप देखिए ये सब 104 103 104 103 मकान में रह रहे हैं। नीचे जाइए और जाइए। तो अब मैं आपसे पूछता हूं ये किस चीज की लिस्ट है? ये किस लेवल की लिस्ट है? ये हरियाणा की लेवल की लिस्ट है? असेंबली की लिस्ट है? किस चीज की लिस्ट है? ये दो पोलिंग बूथ की लिस्ट है जी। शी अपीयर्स 223 times in 2 polling booths. She can vote any amount of times she wants. Election Commission has the data on how many times she voted. We have a sense of it. Thanks. Election Commission needs, thank you. Election Commission needs to tell us how many times this lady, whose name we don't know, whose age we don't know, but we know she occurs 223 times in 2 booths. In the Lok Sabha election, she was there 223 times in 1 booth. And then they decided to split it into 2 booths.
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मंगलवार को एक कोरबा पैसेंजर ट्रेन और एक मालगाड़ी के बीच भयंकर टक्कर होने से दर्दनाक हादसा हो गया। हादसा गटौरा स्टेशन के लाल खदान के पास हुआ है, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल से मिली जानकारी के मुताबिक हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 20 लोग घायल हैं। इनमें बच्चे भी शामिल हैं। रेलवे और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं। सीपीआरओ विपुल कुमार ने बताया कि घायल यात्रियों का इलाज रेलवे अस्पताल, सिम्स और अपोलो में जारी है। रेस्क्यू टीम ने अब तक कई यात्रियों को बोगी से सुरक्षित निकाल लिया है। मृतकों में यात्री ट्रेन का लोको पायलट भी शामिल है। रेलवे ने बताया कि ये दुर्घटना मंगलवार शाम करीब 4 बजे गटौरा और बिलासपुर रेलवे स्टेशन के बीच हुई, जहां पहले से हावड़ा मुंबई अपलाइन पर मालगाड़ी खड़ी थी। तभी पीछे से आई यात्री ट्रेन ने खड़ी मालगाड़ी में टक्कर मार दी। यात्री ट्रेन का आगे का कोच मालगाड़ी के पिछले हिस्से पर चढ़ गया। इस दौरान यात्री ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई और यात्रियों में चीख पुकार मच गई। घायलों में यात्री ट्रेन की महिला, एएलपी और मालगाड़ी का गार्ड, ब्रेकमैन भी शामिल बताए गए हैं। रेलवे का कहना है कि यात्री ट्रेन के लोको पायलट ने रेड सिग्नल जंप किया था, जिससे ये हादसा हुआ। ये लोकल यात्री ट्रेन मंगलवार को कोरबा जिले के गेवरा रेलवे स्टेशन से बिलासपुर के लिए रवाना हुई थी। लास्ट स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही ये हादसा हो गया। अंदाजा लगाया जा रहा है कि हादसे के वक्त ट्रेन की स्पीड 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रही होगी। हादसे की सूचना मिलते ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हादसे की जानकारी ली और शोक जताया। साथ ही मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए और गंभीर घायलों को 5 लाख रुपए का मुआवजा घोषित किया। तो वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता राशि देने का ऐलान किया है। वहीं कोरबा से बिलासपुर रूट पर ट्रेनों का संचालन ठप कर दिया गया। आजाद हिंद एक्सप्रेस, हीराकुंड एक्सप्रेस, बिलासपुर टाटा एक्सप्रेस, अमरकंटक एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों का समय 4 से 5 घंटे की देरी से रहा। बिलासपुर के लाल खदान में भीषण ट्रेन हादसे के बाद अंदर फंसे यात्रियों को सीढ़ियों से नीचे उतारा गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने हादसे के बाद आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। इस घटना पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वीडियो कॉल के जरिए जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल से बिलासपुर रेल दुर्घटना पर संज्ञान लिया और ट्रेन दुर्घटना को अत्यंत दुखद और पीड़ादायक बताया है। उन्होंने इस दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और शोकाकुल परिजनों को ये असहनीय दुख सहने की शक्ति दे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार ने दुर्घटना में दिवंगत हुए यात्रियों के लिए परिजनों को 5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता राशि देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि घायलों के समुचित एवं निःशुल्क इलाज की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। जिला प्रशासन को तत्काल प्रभाव से राहत एवं बचाव कार्यों को तेजी से संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि रेलवे के एक्सपर्ट का कहना है कि जिस जगह ये हादसा हुआ वो 4 लाइन ऑटो सिग्नलिंग सेक्शन था। मालगाड़ी कर्वेचर यानी मोड़ वाले पार्ट पर खड़ी थी, जिससे अगर मेमो के पायलट ने गलती से सिग्नल भी पार किया तो उन्हें समय रहते आगे खड़ी मालगाड़ी नहीं दिखाई थी। एक्सपर्ट का कहना है कि चूंकि मोड़ वाले सेक्शन में पीछे से आती ट्रेन के ड्राइवर को दूर से ये पता नहीं लग पाता है कि आगे खड़ी गाड़ी कौन से ट्रैक पर खड़ी है, इस वजह से भी ये हादसा हो सकता है। जानकारों का ये भी कहना है कि हादसे को देखते हुए लगता है कि यात्री ट्रेन के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक जरूर लगाए होंगे, तभी ट्रेन का केवल अगला कोच मालगाड़ी पर चढ़ा है। तो वहीं रेलवे अधिकारियों का कहना है कि हादसे की जांच के बाद ही पता लग सकेगा कि क्या असल में लोको पायलट ने गलती की या नहीं। बिलासपुर रेल दुर्घटना पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी शोक जताते हुए बयान दिया है। सुना है कि बिलासपुर के समीप एक रेल हादसा हुआ है और उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस विषय पर संवेदना व्यक्त की है। मैं भी हृदय से संवेदना व्यक्त करता हूं। जो सहयोग हो सकेगा सरकार के द्वारा और अन्य माध्यमों से उन परिवारों को किया जाएगा। जिन परिवारों में ये परेशानी आई है, ईश्वर उनको संबल प्रदान करें और इन विषयों पर आगे मैं सोचता हूँ विभाग जांच करवा ही लेगा कि कैसे किस कारण से ऐसा हुआ है। तो वहीं इस मामले पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर में हुआ ट्रेन हादसा बहुत दुखद है। सरकार केवल कोयला ढुलाने में व्यस्त है, इस कारण यहाँ के नागरिक मारे जा रहे हैं। आज इंसान की जान की कीमत कोयले से भी कम हो गई है।
रेस्क्यू अभियान के बाद अब रेलवे ट्रैक खाली कराने के लिए क्रेन से क्षतिग्रस्त मालगाड़ी और ट्रेन के डिब्बों को हटाया जा रहा है और अब हादसे वाले स्थल पर मरम्मत और सफाई का काम चल रहा है। उस जगह पर परिचालन फिर से शुरू हो गया है जहां पर ये हादसा हुआ था। बता दें कि रेल हादसे से मुंबई हावड़ा रेल लाइन पूरी तरह से बाधित हो गया है, जिससे रेल यात्रियों की मुसीबत बढ़ गई है। कई ट्रेनें रद्द कर दी गई और कई को डाइवर्ट किया गया था। आसपास के स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ भी इकट्ठी हो गई। सीजेआई बी.आर. गवई ने एक मामले को लेकर केंद्र सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की, जिसकी अब हर तरफ चर्चा हो रही है। दरअसल सरकार ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट से जुड़ी याचिकाओं को सीजेआई गवई की बेंच के बजाय 5 जजों की संविधान पीठ को भेजने की मांग करते हुए देर रात अचानक ही अर्जी दाखिल कर दी, जिसके बाद सीजेआई की प्रतिक्रिया सामने आई। बता दें कि सीजेआई गवई की अगुवाई वाली बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी, जो ट्रिब्यूनलों के सदस्यों की सेवा शर्तों को प्रभावित करता है। याचिकाकर्ताओं की दलीलें पूरी हो चुकी थी और अब सरकार को अपनी बात रखनी थी। ऐसे में ठीक अगली सुनवाई से पहले सरकार की तरफ से संविधान पीठ की मांग करने को सीजेआई गवई ने एक रणनीति और अदालत की प्रक्रिया से खिलवाड़ करार दिया है। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए साफ शब्दों में कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि केंद्र सरकार इस तरह की रणनीति अपनाएगी और अदालत के साथ ऐसा खेल खेलेगी। ये चौंकाने वाली बात है कि याचिकाकर्ताओं की दलीलें पूरी होने के बाद सरकार अब 5 जजों की पीठ की मांग कर रही है। हम इस अर्जी को खारिज करते हैं और ये भी दर्ज करते हैं कि केंद्र सरकार ऐसा कदम सिर्फ इसलिए उठा रही है क्योंकि मैं जल्द ही रिटायर होने वाला हूं। उनका ये बयान सीधे तौर पर सरकार के इरादों पर सवाल खड़े करता है और ये संकेत देता है कि सरकार किसी खास जज या बेंच से फैसला नहीं चाहती थी। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सफाई देने की कोशिश की। उन्होंने कहा, मामले में संविधान की व्याख्या से जुड़े गंभीर सवाल हैं, इसलिए बड़ी पीठ को भेजना चाहिए। लेकिन अदालत ने उनकी अर्जी खारिज करते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अदालत ने अब अटॉर्नी जनरल की दलीलें सुनी और मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर तक के लिए टाल दी है। लेकिन इन सब के बीच सीजेआई के इस रुख और सरकार की मंशा पर काफी चर्चा हो रही है।